नमस्कार दोस्तों, मैं साक्षी मिश्रा आ गई हूँ फिर से एक नया क्राइम एपिसोड लेकर। दोस्तों, आज की कहानी आपको अंदर तक झकझोर देगी, आपके होश उड़ा देगी। आपको विश्वास नहीं होगा कि क्या इस कलयुग में कुछ ऐसा भी होता है। उत्तर प्रदेश का एक गांव होता है जहां पर एक बहुत ही बड़ा परिवार होता है और उसी घर का एक बड़ा बेटा जिसकी लाश एक खेत में मिलती है। लाश बहुत ही अजीब तरह से दिख रही थी। पुलिस वहां पर पहुंचती है, जांच पड़ताल करती है, लेकिन मौत कैसे हुई इसका कुछ भी पता नहीं चलता है। पुलिस का अनुमान था कि शायद घर से कोई आपसी रंजिश रही होगी, जिसके चलते उनके दुश्मनों ने उस युवक की हत्या कर दी। लेकिन इस बात का कोई भी सबूत नहीं था, कोई गवाह नहीं था, वहां पर कोई सीसीटीवी कैमरा भी नहीं लगा हुआ था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी साफ नहीं हो पाया कि हत्या आखिर कैसे हुई। उस तरफ पुलिस हरिओम तिवारी के मर्डर की गुत्थी सुलझाने में लगा हुआ था। यहाँ 32 दिन के बाद उसी घर में एक बूढ़ी औरत जिनकी उम्र लगभग 60 साल रही होगी, जिनका नाम रामवती देवी था, उनकी भी कोई हत्या कर देता है। पुलिस वहां पर पहुंचती है, जांच पड़ताल करती है तो पता चलता है कि उस बूढ़ी औरत की हत्या तेजाब डालकर की गई थी, क्योंकि उस औरत का चेहरा पूरी तरह से तेजाब की वजह से जल चुका था। पुलिस पूरे घर में जांच पड़ताल करती है, लेकिन पूरे घर में तेजाब की एक बूंद तक नहीं मिलती है। अब इन दोनों हत्याओं से पुलिस भी दहशत में आ गई थी कि आखिर हो क्या रहा है इस घर में। उस युवक की हत्या तो मान लो चलता है कि शायद किसी निजी दुश्मनी से हुई होगी, लेकिन उस बूढ़ी औरत का क्या लेना देना था जो उसकी भी हत्या इतने गंदे तरीके से की गई। इतना ही नहीं, उस घर में और आगे क्या हुआ उसे सुनकर आप अपने होश हवास खो देंगे। उस घर में एक 6 साल का और एक 9 साल का बच्चा था, जो कि खेलते खेलते अचानक से गायब हो जाते हैं और 3 दिन के बाद उन दोनों बच्चों की लाशें उसी गांव के एक कुएं में मिलती है। हालांकि कुआं पूरी तरह से सूखा हुआ था, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट में निकला कि दोनों बच्चों की जान पानी में डूबने की वजह से गई है। डॉक्टरों की रिपोर्ट में निकला कि दोनों बच्चों के फेफड़ों में कीचड़ चला गया था। एक ही घर के इस तरह से 4 लोगों के मौत के बाद पूरा गांव दहशत में आ गया था। पुलिस की बहुत बड़ी टीम उस गांव की और उस घर की बहुत ही अच्छे तरीके से जांच पड़ताल में जुटी हुई थी। पुलिस उस गांव के हर चीज की अच्छे से जांच पड़ताल कर रही थी। पुलिस ने उस गांव के कुछ बुजुर्गों से बात की तो उन्होंने बताया कि उस घर के ऊपर काले जादू का साया है। 1987 में उस घर से एक तांत्रिक को बेइज्जत करके भगा दिया गया था और उन बुजुर्गों ने ये भी बताया कि उस तांत्रिक ने उस घर के लोगों को श्राप दिया कि अब इस घर में आत्माएं पलेंगी। उस घर के 4 लोगों के इस तरह से मौत के बाद उस इलाके के आसपास के जितने भी थाने के पुलिस थे, सब दहशत में आ गए थे। सबको समझ नहीं आ रहा था कि इस घर में हो क्या रहा है। पुलिस बहुत ही बारीकी से उस गांव के और उस घर की जांच पड़ताल में जुटी हुई थी। तभी उस घर से ही एक और केस आ जाता है। उस घर की एक छोटी बेटी नेहा, जिसकी लाश खेत की झाड़ियों में मिलती है, जिसकी दोनों आंखें गायब थी और मुंह में मिट्टी भरी हुई थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में पता चला कि मौत के पहले इस लड़की की जुबान काट दी गई थी। अब पुलिस का रुख पूरी तरह से बदल चुका था। पुलिस समझ चुकी थी कि ये सारी हत्याएं किसी एक ही चीज से जुड़ी हुई हैं। इसके पीछे एक ही शख्स है, एक ही गैंग है जो इस घर की हत्याओं को लगातार किए जा रहा है। लेकिन पुलिस को ये नहीं समझ में आ रहा था कि कोई दुश्मन भी होगा तो वो क्यों इतनी हत्याएं करेगा और लगातार करता रहेगा। और सबसे बड़ी बात ये कि कोई भी सबूत क्यों नहीं मिल रहा था। हर केस में, हर मर्डर में कोई ना कोई सबूत तो मिल ही जाता है अगर पुलिस अच्छे से जांच पड़ताल करती है तो। लेकिन इस बार पुलिस क्यों हर बार असफल हो जा रही है। इस भयानक घटना से पूरे गांव के लोग, पूरा इलाका, पूरा जिला, यहाँ तक कि पूरा थाना दहशत में आ चुका था। उस गांव के लोग इतना ज्यादा डर चुके थे कि सारे लोग वहां के सीबीआई जांच की मांग करने लगते हैं। ये केस उस समय यूट्यूब चैनल पर, पूरे सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा था। गांव वालों के सीबीआई जांच की मांग पर हजारों पुलिस उस गांव में उतरते हैं। सीबीआई जांच शुरू हो जाती है। उस गांव के हर चीज की बारीकी से जांच की जाती है, खास करके उस घर की। उस घर को पूरी तरह से जेसीबी से गिरवा दिया जाता है और लास्ट में एक ऐसे रहस्य का खुलासा होता है
जिसे जानने के बाद आपके भी होश उड़ जाएंगे। दरअसल उसी घर का एक लड़का होता है नरेश तिवारी, जो कि 2015 में अचानक से मानसिक रूप से बहुत ज़्यादा बीमार हो जाता है और घर वाले उसकी दवाई में बहुत सारे पैसे लगा देते हैं, लेकिन तब भी वो ठीक नहीं होता। वो इतना ज़्यादा मानसिक रूप से ग्रसित हो गया था कि वो घर वालों को बहुत ही बुरी तरीके से नुकसान पहुंचा रहा था। वो घर के सारे सामान को तोड़ देता था, घर वालों को मारता पीटता था। इसलिए घर वालों ने उसे ले जाकर एक बहुत ही बड़े मेंटल हॉस्पिटल में बंद कर दिया और वहाँ पर वो ठीक भी हो जाता है। लेकिन घर वाले उससे इतना ज़्यादा परेशान हो चुके थे कि वो उसके बारे में कोई पता ही नहीं करते कि वो कहाँ चला गया। मानो कि घर वालों ने उसे पूरी तरह से मरा समझ लिया था। लेकिन वो वहाँ पर ठीक हो जाता है। नरेश तिवारी उस मेंटल हॉस्पिटल में ठीक हो जाता है और वो गुप्त तरीके से मौका पाकर उसी घर में रहने लगता है। लेकिन कोई भी जान नहीं पाता कि हम सब के बीच यहाँ पर वो नरेश तिवारी भी रह रहा है। नरेश तिवारी उस मेंटल हॉस्पिटल में पूरी तरह से ठीक हो जाता है, लेकिन वो इस बात से बहुत दुखी होता है कि उसके घर वालों ने इस तरह से उसे छोड़ दिया। वहाँ पर उसकी बहुत ज़्यादा दुर्दशा भी होती है और वो उसी का बदला बहुत ही गुप्त तरीके से लेता है। वो घर के इतने लोगों की मौत कर देता है, लेकिन घर के लोगों को ये बात पता भी नहीं चल पाती। दरअसल नरेश तिवारी के कुछ दोस्त भी उसकी इस काम में सहायता करते हैं। उसी घर के पीछे एक छोटा सा तहखाना भी बना लेते हैं, लेकिन घर वालों को पता तक नहीं चलता है। सीबीआई जांच में उस घर के सबसे पिछली दीवार के पीछे एक छोटा सा तहखाना मिलता है, जिसमें नरेश तिवारी चुपके से रह रहा था और वो वहाँ पर अपनी सारी व्यवस्था भी कर लिया था। वहीं पर रहता, खाता पीता, सारी व्यवस्था उसकी हो चुकी थी, लेकिन ये बात घर वालों को पता नहीं थी। और नरेश तिवारी को जब भी मौका मिलता वो उस घर में आकर किसी न किसी की मर्डर कर देता और उसके दोस्त इतना ज़्यादा उसकी सहायता करते कि कोई भी सबूत भी नहीं बचता था। सीबीआई जांच में उस तहखाने की बहुत ही अच्छे तरीके से छानबीन की जाती है, जिसमें बहुत सारी डायरियां भी मिलती हैं, जिसमें नरेश तिवारी ने अपने हृदय के सारे दुख को लिखा था और उसने ये भी लिखा था कि वो किस तरह से उस घर के एक एक लोगों को मार रहा है।